नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन साइंस का, ठीक है। क्लास नाइन्थ चैप्टर वन और सब्जेक्ट क्या है, साइंस है। उसका हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले, जो आप लोग का परीक्षा में पूछा जाएगा। सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और एक एक क्वेश्चन को समझकर सभी को याद करते चलना है, ठीक है। 102 बार अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। साथ में आप लोग को हम पीडीएफ भी शेयर कर दिए, अगर आप लोग नहीं डाउनलोड किए तो जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने का प्रक्रिया भी बता दिया गया है उस वीडियो में, तो अगर आप नहीं डाउनलोड किए तो जाकर पीडीएफ पहले डाउनलोड कर लीजिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। सभी का सही आंसर क्या होगा उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। इस विश्व का जो भी वस्तु आप देख रहे हैं जिस सामग्री से बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठोस कहते हैं, द्रव कहते हैं या गैस कहते हैं? तो इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया वे कौन कौन से पदार्थ हैं? तो याद रखिएगा, वायु, अग्नि, जल और आकाश और पृथ्वी, ये वो 5 तत्व हैं। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ठीक है। तो यहाँ देखिए वो कौन कौन से पदार्थ, अग्नि भी है, आकाश भी है, वायु भी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन चेंज भी करेगा तो आप इसका सही आंसर देकर आ पाइएगा। कैसे? आप लोग को याद रखना होगा क्या वो 5 तत्व है, तो फिर से एक बार याद कर लीजिएगा। वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ बने होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ बने होते हैं। पदार्थ किस चीज़ का बने होते हैं? ठोस से बने होते हैं, तत्वों से बने होते हैं, कणों से बने होते हैं या गैस से बने होते हैं? तो पदार्थ जो होता है वो किससे बना रहता है? तो वो कणों से बना रहता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ, आप जो भी चीज़ आपके सामने दिख रहा है, जो भी कुछ पदार्थ है वो छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कण होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? देखने योग्य होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं या बड़े आकार के होते हैं? पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आपको पता होगा पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे होते हैं। मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, यहाँ पर ही 5 नंबर क्वेश्चन है, पानी में चीनी जैसे पदार्थों घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? तो पानी में अगर चीनी हम लोग घोलते हैं तो उसके तल में कोई तो परिवर्तन हो, क्या परिवर्तन होता है वही पूछ रहा है। तो उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वृद्धि होता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या पहले से 2 गुना हो जाता है। तो पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर चीनी के तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? जल, ईर्ष्या, गंध या इत्र की सुगंध? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? जल जो है ये भी पदार्थ है, गंध भी पदार्थ है, इत्र की सुगंध भी पदार्थ है, लेकिन ईर्ष्या, ईर्ष्या पदार्थ नहीं है। दूसरे से जलन, ये सब पदार्थ नहीं कहलाता है। ये तो आपका विचार हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें किस प्रकार का ऊर्जा होता है? गति स्थितिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है, ध्वनि ऊर्जा होता है या तापीय ऊर्जा होता है? तो याद रखिएगा पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, गति करने की क्षमता होती है उनमें,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है। तो ताप जब बढ़ाएंगे हम लोग, उष्मा बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो गति तेज हो जाती है, गति कम हो जाती है, गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके जो पदार्थ के जो कण है उनमें गति जो होगा, उनका गति जो होगा और तेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ठोस बर्फ है, बर्फ का जो गतिज ऊर्जा होगा, बर्फ के जो कण होंगे उनमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होगा। ठीक है, वही हम लोग उसको लेकर आ जाते हैं पानी में, तो पानी में उसका गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगा। अब जब उसको और हम लोग गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, तो वो उड़ने लग जाएगा, उसके पास गति करने की क्षमता और बढ़ जाएगी। मतलब अगर ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है, गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। पदार्थ के जो कण है उनको अपने आप मिलना क्या कहलाता है। विसरण कहलाता है, प्रसरण कहलाता है, संवहन कहलाता है या चालन कहलाता है। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है विसरण। स्वतः मिलना, अपने आप मिल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों को स्वतः अपने आप मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। और यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। पानी में नमक जैसे पदार्थ घोलने पर, ठीक है, पदार्थ के कणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, या पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, या पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ देखिएगा जब हम लोग पानी में नमक को घोलते हैं और नमक गायब हो जाता है, मतलब उसमें मिल गया, तो क्या इससे पता चलता है कि उस पदार्थ में रिक्त स्थान था, उस पदार्थ में रिक्त स्थान, उसके बीच में रिक्त स्थान था, कुछ खाली जगह था जहाँ पर वो क्या हुआ, वो मिल गया। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ है, इसमें से कौन पदार्थ है, स्नेह, घृणा, विचार या घड़ी। तो यहाँ पर आप लोग स्नेह, दुलार, किसी को ये दुलार करना है, घृणा किसी से नफरत ज़्यादा, और नहीं हटो वो चीज़ ठीक नहीं है, विचार किसी के बारे में सोचना, या घड़ी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो निम्न में से कौन पदार्थ होगा, तो ऑप्शन डी आपका घड़ी सही जवाब हो जाएगा, घड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है बताइएगा। कम होता है, अधिक होता है, नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस के जो कण होते हैं, मान लीजिए एक ईंट लीजिए, ईंट, अब इसमें इसके जो कण होंगे, इसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा, तब ना एक दूसरे को जकड़े हुए और ठोस बन गए हैं। अब वहीं देखिएगा जब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है, तो वहाँ पर गैस के कणों का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, लेकिन ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें गति नहीं होता है, ठोस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा नहीं होती, कम होती है। ठीक है, गति करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति में क्या परिवर्तन होता है। मान लीजिए ईंटा है, ईंटा पे हम लोग कोई बाहरी बल लगा रहे हैं, ठीक है, उसको दबा रहे हैं, तो उसकी आकृति में क्या परिवर्तन होगा। आकृति बदल जाती है, आकृति नहीं बदलती, आकृति बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप ईंटा को दबाइएगा तो आप अपना दम लगाइएगा, अब उसको तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, उसको दबाइए केवल। तो दबाने पर कोई बाहरी बल आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं बदलेगा, वो टूट जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं, अवस्था अपना चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन नहीं, उससे पहले हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, द्रव का आकार और आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार और आयतन अनिश्चित होता है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, तो देखिएगा द्रव, द्रव मतलब जैसे तरल पदार्थ, जैसे कि आपका तेल, पानी, ये सब हो गया। ठीक है, तो इसका जो आकार और आयतन होता है, क्या वो निश्चित होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका आकार अनिश्चित होता है, आकार वो किसी भी प्रकार का, मान लीजिए हम उसको एक ये क्या बोला जाता है, ग्लास में डालें, ठीक है, ग्लास में रखें तो ग्लास का आकार का हो जाएगा, एक डब्बा में रखें तो डब्बा का आकार का हो जाएगा, प्लास्टिक में रखें, प्लास्टिक का थैला में रखें तो वो उसका आकार का हो जाएगा। ठीक है,
आप लोग अगर जग में लीजिएगा, उसको बाल्टी में रखेंगे तो उस जिस चीज़ में उसको रखते हैं उस चीज़ का वो आकार ले लेता है। मतलब उसका आकार तो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन अब जितना है उतना ही तो सब में रहेगा। ऐसा थोड़ी कि हम लोग गिलास में डाल रहे तो गिलास में ज़्यादा हो जाएगा, बाल्टी में डालेंगे तो पानी कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो आयतन उसका क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। मतलब ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होती है वो कैसी होती है। अभी बताया आप लोग का ठोस में कणों की गतिज ऊर्जा नहीं होती, तभी तो उसके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। लेकिन गैसीय अवस्था में कणों के बीच कणों की गति कैसी होती है, नियमित होती है, अनियमित होती है, या नियमित और तीव्र होती है। नियमित मतलब ये कण है तो तुमको इधर ही जाना है, यह कण है तो तुमको इधर ही जाना है। या अनियमित और तीव्र होती है, मतलब बहुत तेज और अनियमित। मतलब जो कण है यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ कण ले लिए, ठीक है, कण बना दिए हम। अब इस सब कण को एक ही तरफ जाना है कि नहीं तुमको इधर जाना है, तुमको इधर जाना है, तुमको इधर, ऐसा नहीं है। अनियमित मतलब वो किधर भी जा सकते हैं, उनको वो मन के मालिक है। ठीक है, उसके कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। गैस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी। ये कण इधर जाएगा, सब इधर उधर फैलने लग जाएंगे। ठीक है, इधर उधर फैलने लग जाएंगे बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है अनियमित और तीव्र होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, द्रव में किसका विसरण संभव है। द्रव में किसका विसरण संभव है, ठोस का, द्रव का, गैस का, या तीनों का। द्रव में किसका मिलना संभव है बताइएगा, ठोस का, द्रव का, गैस का, या तीनों का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो द्रव में तो तीनों मिल सकते हैं, ठोस भी मिल सकते हैं। जैसे चीनी को हम लोग पहले तो चीनी ठोस ही रहेगा ना, उसके बाद उसको घोलेंगे तो वो भी मिल गया। द्रव में अब पानी हम लोग मिला दिए, ठीक है, या डिटॉल मिला देते हैं, ठीक है, तो भी मिल जाएगा। अब गैस जैसे ऑक्सीजन चाहे कुछ ऐसा धुआं वाला चीज़ भी मिल जाता है द्रव में, या बहुत सारे लिक्विड भी तो होता है उसमें भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही द्रव में किसका विसरण संभव है, मतलब मिलना किसका संभव है, तो सबका मिलना संभव है, मतलब तीनों का। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों का क्या होता है। ठोस पदार्थ में क्या होता है, आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, या दोनों निश्चित होता है, या दोनों निश्चित नहीं होता। मान लीजिए एक ईंट लिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ठोस के लिए ईंट। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब हम ठोस पदार्थ में आकार निश्चित होता है तो इसको कैसे हम लोग बताएंगे। इसमें देखिए, ये अब ईंट को उठाइए और एक बाल्टी में डाल दीजिए। ठीक है, अब इसी ईंट को उठाते एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स में डाल देते हैं। इसी ईंट को उठाते हैं, फिर से हम लोग कहीं और रख देते हैं, ठीक है, कोई प्लास्टिक के थैला में रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका ना ही आकार बदलेगा और ना ही इसका आयतन बदलेगा। मतलब ठोस में क्या होता है, ठोस में आकार तथा आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस में आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में किसका संपीड्यता अधिक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा गैस, ऑप्शन सी। इसको गुब्बारा को दबाने का जो होता है संपीड्यता अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। मतलब किस पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, खाली जगह बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठोस में, द्रव में, गैस में, या उपरोक्त सभी। तो इतना याद रखिए, ठोस में तो नहीं होगा, ठोस में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ठीक है, द्रव में होता है, गैस में भी होता है। ठोस में जितना रिक्त स्थान होता है उससे ज़्यादा द्रव में होता है, और द्रव में जितना होता है उससे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है, तो गैस में सबसे ज़्यादा अधिक रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन सी गैस सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, और ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और इस बार आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है जैक बोर्ड द्वारा क्वेश्चन बैंक भी जारी कर दिया गया है, जहाँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है। वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है, सीएनजी का, एलपीजी का, जल गैस का, या नाइट्रोजन गैस का। तो वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का उपयोग होता है, तो वाहनों में सीएनजी का होता है, और घर में घरेलू एलपीजी। ठीक है, याद रखिएगा।
वाहनों में किस गैस का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो CNG, ठीक है, CNG वाला टेम्पो ऑटो देखे होंगे। अब यहाँ देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा होता है। अब गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, गैस के जो कण है उनके बीच आकर्षण बल जो होगा, एक दूसरे को खींचने की क्षमता, वो द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होता है? द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होता है? तो द्रव के कणों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। ठोस का अपेक्षा द्रव का क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस के कणों की अपेक्षा क्या होता है? तो कम होता है, ठीक है। लेकिन ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल द्रव के कणों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। ठोस में सबसे ज़्यादा होता है आकर्षण बल, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है, और सबसे कम होता है गैस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल की में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पानी के कण गति करते हैं, पानी के कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, पानी की संपीड्यता अधिक है। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी इसलिए काट पाता है क्योंकि पानी में रिक्त स्थान होता है। अभी हम लोग पढ़े कि द्रव में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। तो पानी में रिक्त स्थान होगा तभी तो गोताखोर पानी को काट पाता है, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन या इनमें से कोई नहीं। तो तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो क्या हो जाता है? केल्विन हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या कहेंगे? घनत्व कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे, आयतन कहेंगे या क्षेत्रफल कहेंगे। तो याद रखिएगा, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और इसका फॉर्मूला भी है द्रव्यमान बाई आयतन। ऑप्शन कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान किसको कहते हैं? तो किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं। सॉरी, घनत्व किसको कहते हैं बोलना चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? मिल गया, चलिए। यहाँ पर बर्तन की दीवार पर गैस के कणों के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस बनता है। अब मान लीजिए बर्तन है और इसमें हम लोग गैस को बंद कर दिए, ठीक है। अब ये कहीं एक जगह पे क्या कर रहा है? गैस का कण आकर अपना दबाव बना रहा है। तो यहाँ पर दबाव होगा, गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा या आकर्षण बल होगा। तो बर्तन की दीवार पर गैसों के कणों के द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले बल के कारण गैस में बनता है, क्या बनता है? दबाव बनता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, गलनांक कहलाता है, या गुप्त ऊष्मा कहलाता है, या वाष्पीकरण कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है वह उस ठोस का कहलाता है। क्या कहलाता है? यहाँ पर 26 का सही जवाब हो जाएगा, गलनांक कहलाता है। क्या कहता है? गलनांक, ठीक है। जिस पर ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? ठोस में तापमान बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सदा रहता है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में जो तापमान रहता है वो क्या रहता है? समान रहता है, बराबर रहता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 डिग्री, जो 273.16 केल्विन, 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, पता है ना? 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का गलनांक होता है, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर है? वो 273.16 केल्विन के बराबर है। मतलब ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बर्फ़ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। लेकिन अगर यहाँ पर सेल्सियस में दिया रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसको आप लोग टिक कीजिएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है, लाफिंग गैस कहलाता है, मास या गैस कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, क्या कहलाता है? शुष्क बर्फ कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, 273 केल्विन पर जल के कणों की गतिज ऊर्जा 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से होती है। 273 पर जल के जो कण की ऊर्जा होता है उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा जो होता है क्या होता है? बर्फ के कणों का जो ऊर्जा होगा वो अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो उसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ही 33 नंबर क्वेश्चन है कि 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा होती है। 373 केल्विन तापमान पर भाप के कणों में इसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा होती है, क्या ऊर्जा होती है? क्या होती है? कम होती है, अधिक होती है, बराबर होती है, या ए और बी दोनों होती है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अधिक सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का प्रभाव होता है। किसी पदार्थ पर तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? अवस्था में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं, या इनमें से सभी? तो पदार्थ में तापमान के परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है? अगर हम लोग किसी तापमान से क्या हो जाएगा, मान लीजिए ठोस है, उसमें हम लोग तापमान बढ़ा रहे हैं, तो तापमान जब बढ़ा रहे हैं तो उसका अवस्था में परिवर्तन होगा। घटा रहे हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। मान लीजिए ठोस है, बर्फ़ है, उसको घटा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। उसको और हम गर्म कर दिए, ठीक है, और उसको गर्म कर दिए, तापमान को घटा रहे तो बर्फ़ बनेगा, गलत बोल दिए। उसको और हम लोग गर्म कर रहे हैं तो और क्या हुआ? पानी बनेगा। उसको गर्म कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। मतलब उसका अवस्था में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन नहीं होगा। आकार में ऐसा नहीं है कि वो ऐसा है अभी, अगर हम लोग उसको ये गर्म किए तो वो अब चौला ईंटा नहीं रहकर वो क्या बन गया? बर्फ़ ने, ये चौला बर्फ़ रहकर नहीं बने, वो गोल बर्फ़ बन गया। उसके बाद वो त्रिकोण बर्फ़ बन गया। ऐसा नहीं है, ठीक है, उसका अवस्था में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठोस, गैस, द्रव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, 300 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है? 300 जो केल्विन होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है बताना है। तो जो 300 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने केल्विन होता है? 273 केल्विन होता है। ठीक है, अब 300 केल्विन है, ठीक, क्या करेंगे? 300 केल्विन को 300 माइनस 273 कर लेंगे। 273 बराबर क्या आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 27 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन आगे देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वाष्पीकरण के कौन से कारक प्रभावित करते हैं? वाष्पीकरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण को जो होते हैं, वाष्पीकरण में तापमान की वृद्धि में वृद्धि के कारण, आर्द्रता की कमी के कारण, वायु की गति में वृद्धि के कारण, और सतह क्षेत्र बढ़ने के कारण, ये सब इस वाष्पीकरण के कारक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण के कौन से कारक थे? ये सब वाष्पीकरण के कारक जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, वायु की गति में वृद्धि, और सतह क्षेत्र बढ़ने पर। ठीक है, तो इनमें से तापमान और आर्द्रता, वायु की गति, तीनों ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा
38 नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर में क्या परिवर्तन होगा। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण क्या होगा, घटेगी, वाष्पीकरण घटेगी। आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अस्थायी क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ती है। तो अस्थायी जो क्षेत्र है उसको बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण का जो क्षेत्र होगा क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, दाब के बढ़ने पर तापमान के घटने पर पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन। दाब को बढ़ा रहे हैं और तापमान को घटा रहे हैं, तब पदार्थ का जो अवस्था होगा उसमें क्या परिवर्तन होगा। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाता है, ठोस गैस में बदल जाता है, या गैस द्रव में बदल जाता है। तो दाब बढ़ाने पर और तापमान घटाने पर जो गैस रहेगा वो क्या हो जाएगा, गैस आपका द्रव में बदल जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा 40 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठोस होगी, द्रव होगी, गैस होगी, या इनमें से कोई नहीं। 250 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो जल होगी वो किस अवस्था में होगी, वो गैसीय अवस्था में होगी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 42 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, तो सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की बात की है, 5 अवस्थाओं की बात की है। कौन कौन से, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 अवस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। निम्नलिखित में से पदार्थ की किस अवस्था के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पदार्थ का चौथी अवस्था प्लाज्मा। ठीक है, चौथी 5वां ऑप्शन प्लाज्मा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा पदार्थ की 5वीं अवस्था है। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। हो सकता है चौथी अवस्था भी पूछे तो प्लाज्मा आपका आंसर होगा। ठीक है, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होगा, प्लाज्मा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस को द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, संघनन, जमना या ऊर्ध्वपातन। तो जो गैस है उसको द्रव में परिवर्तन उसका क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण कौन सा, इत्र की सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के पानी में डालना, या इनमें से कोई नहीं। तो विसरण, गैसों में विसरण का उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गैसों में मिलना। गैसों में मिलने का उदाहरण क्या हो जाएगा, इत्र की सुगंध हवा में फैलना। इत्र का जो सुगंध है हवा में फैल जा रहे हैं, हवा में मिल जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन है, 200 केल्विन तापक्रम बराबर है। 200 केल्विन जो तापक्रम है वो किसके बराबर है, -37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 73 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहे हैं, 200 केल्विन जो तापक्रम है वो किसके बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन होता है। ओके, अब 200 केल्विन यहाँ पर तापमान है, तो 200 माइनस 273 कर लीजिए। 273 कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 73। 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको -73 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, -73 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कोई भी अगर केल्विन में पूछ रहा है ना, कोई भी क्वेश्चन केल्विन में दिया हुआ उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सीधा काम कर दीजिए कि उसमें से -273 कर दीजिए, जो आंसर आ रहा है वो आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, 173 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का क्वथनांक हो जाता है 373 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस 373 माइनस कीजिए, 373 माइनस कीजिएगा
273 क्या आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में ऑप्शन दिया रहे तो याद रखिएगा 100 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, अब भी इसका आंसर बताया आप लोग को। चलिए 50 के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, 50 के आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुप्त ऊष्मा का मात्रा है। गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, J/kg। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, 1 कैलोरी बराबर होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर, 4.18 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.18 जूल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं में अंतरानुक बल का बढ़ता क्रम है। तो पदार्थ का विभिन्न अंतरानुक बल मतलब आकर्षण बल। ठीक है, अब आकर्षण बल गैस में जो रहेगा, गैस में सबसे कम रहेगा, उससे ज़्यादा द्रव में रहेगा, उससे ज़्यादा ठोस में रहेगा। तो ये आपका बढ़ता क्रम हो जाएगा, गैस द्रव ठोस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, यहाँ पर 335 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जल। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जल सही जवाब हो जाएगा। बर्फ अवस्था में ये ठोस हो जाता है, जल तो जल ही रहता है और वाष्प बनकर उड़ने लग जाता है, जो कि गैसीय अवस्था होता है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है। निम्न में से सबसे कम घनत्व किसका है, पानी, लोहा, रुई, शहद। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, निम्न में से सबसे कम घनत्व होता है रुई का। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है, घनत्व, संपीड्यता, विसरण या तरंगदैर्ध्य। तो निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर ही जो आपका डी हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, गर्मी, शीतलता, ताप की वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है शीतलता उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों का दिखाया गया है। तो यहाँ देख रहे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है, लेकिन कुछ रिक्त स्थान दिख रहा है आप लोग को, कुछ रिक्त स्थान दिख रहा है। ठीक है, और इसके जो कण है इधर उधर हुए हैं, मतलब अगर ये ठोस रहता है, ठोस में बहुत कम रिक्त स्थान देखने को मिलता है, और द्रव में तो आप लोग को रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा देखेगा। ठीक है, लेकिन ठोस में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रिक्त स्थान कम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका द्रव सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग अब यहाँ पर हम 60 क्वेश्चन करवाएं और यहाँ पर 70 क्वेश्चन था, तो 10 क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से करना है। क्वेश्चन बैंक का अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और जैक बोर्ड आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक भी जारी कर दिया गया, तो इतना अच्छा करके दिखाइए इस बार कि लगे कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। सब कुछ सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप लोग अच्छा कीजिए। ठीक है, एग्जाम के लिए पूरा तैयारी रखिए, आप लोग सब कुछ आप रेडी कर लीजिए। और आप लोग का जो लाइव क्लास होगा आज वहाँ पर इसी से क्वेश्चंस रहेगा, और डेली लाइव क्लास होगा 6:30 में। ठीक है, 6:30 में, जहाँ पर आप लोग को 20 क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे कि हाँ देखते हैं आप लोग कितना इसमें से पढ़े, कितना याद किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।